नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स पर आधारित था। और जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है यानी कि चिंता, तनाव और मानसिक संघर्ष है, वो क्या होते हैं, किस किस तरह से वो अपना फंक्शन करते हैं और एक व्यक्ति किस तरह उनको बचा पाता है। तो हम बचा पाने की जो प्रक्रिया है या जो डिफेंस की जो प्रक्रिया है वो हमने बहुत शॉर्टली डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। और मैं बता भी दूं कि हमने सिर्फ छोटा सा उसका डिस्कशन किया था कि ये कॉन्शियस लेवल पर और अनकॉन्शियस लेवल पर इनका डिफेंस किया जाता है। तो कॉन्शियस लेवल पर जब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का या मानसिक संघर्षों का कॉन्शियस लेवल पर जब जो है उनका डिफेंस किया जाता है या डिफेंस मैकेनिज्म की जो प्रोसेस होती है वो होती है तो बहुत ही चेतन अवस्था में होती है, जागृत अवस्था में होती है, तर्क वितर्क करके होती है, पक्ष विपक्ष की सोच विचार करके की जाती है। तो वो बहुत ही सही अपने जो है रिजल्ट्स पर आती है। लेकिन जनरली ऐसा बहुत सी ऐसी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ ऐसी होती है व्यक्ति की जो अनकॉन्शियस लेवल पर ही उसकी शॉर्ट जो है उनका डिफेंस कर पाता है एक व्यक्ति। तो क्या प्रोसेस रहता है डिफेंस मैकेनिज़्म में, उस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और डिफेंस मैकेनिज़्म जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। साइकोलॉजी के जो भी स्टूडेंट हो, चाहे वो बीए के हों, चाहे वो एमए के हों, चाहे डीएड हों या बीएड हों, सबके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। इसके अलावा जिन लोगों को साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट है कि एक व्यक्ति ने इस तरह का बिहेव किया तो क्यों किया, या इस तरह के रिएक्शन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये सब हम आज इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं अनकॉन्शियस लेवल पर किए जाने वाले डिफेंस मैकेनिज्म की, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पर मैं कर चुका लास्ट वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं अनकॉन्शियस लेवल पर। तो दोस्तों, जब व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अनकॉन्शियस लेवल पर डिफेंस जो है मैकेनिज्म प्रोसेस जो है अपनाता है या वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उस प्रक्रिया में जो है आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो मन, माइंड या मस्तिष्क जो है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट होता है इड, ईगो और सुपर ईगो के द्वारा मिलकर बना होता है। वहाँ पर इड को कोई मतलब नहीं है कि हम डिफेंस करें या न करें, वो सुख चाहता है। लेकिन जो ईगो है और जो सुपर ईगो है वो इसको जो है प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की प्रक्रिया में रहते हैं। वहाँ पर भी सुपर ईगो इसको मॉरलिटी वे में इसको जो है डिफेंस करता है, और जो ईगो है वो ये देखता है कि कैसे भी एडजस्ट करके प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो जाए। तो आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अनकॉन्शियस लेवल पर ये कैसे डिफेंस करता है। तो जो हमारा माइंड के जो स्ट्रक्चरल पार्ट के जो इड, ईगो, सुपर ईगो है, ये तीनों जो हैं मिल करके इसके संघर्ष का समाधान करते हैं। और इस समाधान को करने में जो मेन जो रोल प्ले करता है वो ईगो करता है। तो ईगो का पूरा प्रयास रहता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म को या इन तरीक़ों को जो है युक्ति संगत, मतलब लीगल वे में और सामाजिक तरीके से करे। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाता या सफल नहीं हो पाता, तो फिर वो अयुक्ति संगत तरीक़ों से इसका डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाता है और ऐसा करके वह व्यक्ति को मानसिक संघर्षों से बचाता है, और या फिर उसका जो है डिफेंस करता है या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से उसका बचाता है, और ओवरऑल उसको मानसिक असंतुलन से बचाता है। अगर हम इसको बात करें कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो जो प्रक्रियाएं अपनाता है वो किस तरह करता है, तो दोस्तों ये भी दो प्रकार से अपनाता है। मेरी सभी सुनने वाले जो जितने भी व्यूवर्स हैं या जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखा जाए ताकि उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरा ये कहना है कि कि जब ईगो जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म की प्रोसेस को अपनाता है तो उसमें वो काम करता है जिससे तनाव, चिंता, तनाव और संघर्ष कम किया जा सके। और इसमें वो जो है इसमें कई सारी तरह की प्रक्रियाएं जो है होती है, जिन्हें मुख्यतः दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म, जिसको प्राथमिक मनोरचनाएं
मानसिक मनोरचनाएं कहा जाता है, और एक होती है गौण या सेकेंडरी। तो आज हम, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेंथी है, तो हम प्राथमिक जो है उस पर ही आएंगे, प्राइमरी जो है मेंटल प्रोसेस मैकेनिज्म पर ही आएंगे। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम डिफेंस का जो है प्रोसेस पूरा किया जाता है। तो इसमें दोस्तों इस जो डिफेंस के प्रोग्राम को जो है या प्रोसेस को जो है तीन नामों से पुकारा जा सकता है। इनको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है, इनको मेंटल मैकेनिज्म भी कहा जाता है, इनको डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो जो ईगो है वो अपने बहुत से प्रयास करने के बाद भी जब वो नहीं सफल हो पाता युक्ति संगत तरीकों से, तो उसको अयुक्ति संगत तरीकों को अपनाना ही पड़ता है। अब इन अयुक्ति संगत तरीकों में कौन कौन से तरीके हैं वो हम बड़े डिटेल से बात करते हैं, और वो काफ़ी सारे हैं। और उसमें भी हम प्राइमरी जो है जो प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएँ हैं या तरीके हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। एपिसोड काफ़ी लंबा है, तो इसका नेक्स्ट जो होगा वो दूसरे सेकेंडरी में जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें सेकेंडरी जो मेंटल मैकेनिज्म है उसको उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो करना चाह रहे हैं वो है प्राथमिक मानसिक मनोरचनाओं के तहत हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो है रिप्रेशन पर, जिसे हम दमन कहते हैं। दमन दोस्तों अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति हो, युवा हो, वृद्ध हो, जो भी हो, वो जिसमें अनैतिक कार्य होते हैं दिमाग में, असामाजिक कार्य होते हैं, कष्टकारी होते हैं, इमोरल होते हैं। तो इन सब कार्यों को जब व्यक्ति दिमाग में लाता है और वो उनको पूरा नहीं कर पाता, तो वो उसके अनकॉन्शियस लेवल में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस पार्ट में चले जाते हैं और वहाँ दमित हो जाते हैं। और उसके ईगो और उनका जो सुपर ईगो उनको करने नहीं देता ऐसा, क्योंकि वो इमोरल होते हैं, अनैतिक होते हैं, असामाजिक होते हैं। तो वो चाहते नहीं है कि वो ये हो जाए, तो वो उसके अनकॉन्शियस लेवल पे जाके दमित हो जाते हैं, रिप्रेस्ड हो जाते हैं या रिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसमें दोस्तों जब वो चले जाते हैं तो इसमें दो स्थितियां होती हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लें कि परिवार में कोई युवा जो है अपनी किसी भी ऐसा रिलेशन जिसके में स्त्री के प्रति उन्मुख हो जाए, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी भाभी के प्रति रिलेशनशिप में जो है सेक्सुअल रिलेशन के लिए जो है या किसी ऐसे रिलेटिव के लिए जो है वो जो उन्मुख हो जाए कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने की इच्छा रखने लग जाए, लेकिन उसका ईगो और सुपर ईगो उसको परमिशन नहीं दे, तो वो फिर वो चीज़ें रिप्रेस्ड हो जाएगी, दमित हो जाएगी और वो उसके अनकॉन्शियस में दब जाएंगी, चली जाएंगी। लेकिन ये दो तरह से होता है, दमन या रिप्रेशन दो प्रकार से होता है, जिसको पूर्ण दमन और अपूर्ण दमन कहते हैं। तो पूर्ण दमन में तो सारी ही तरह से निष्क्रिय हो जाएंगी और अनकॉन्शियस में दमित हो जाएगी, दोबारा कभी उसके आएंगे नहीं। लेकिन जो अपूर्ण दमन होता है वहाँ ये रहता है कि वहाँ ये बार बार किसी न किसी रूप में बाहर आने का प्रयास करेगी, किसी न किसी रूप में अपने आप को एक्टिव दिखाने की कोशिश करेगी, या अपनी दैनिक जीवन की जो एक्टिविटीज होती है उसके द्वारा प्रकट होने लगेंगी। ये होता है इसका जो है अपूर्ण दमन। एक प्रकार ये हुआ जिसको हम रिप्रेशन कहते हैं या दमन कहते हैं, दमन कहते हैं। तो ये दमन वाला प्रोसीजर हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दूसरा, वो आता है रिग्रेशन, जिसे प्रतिगमन कहा जाता है। प्रतिगमन का अगर हम मीनिंग निकालें वर्ड का, तो वो ये निकलता है कि पीछे की ओर लौटना या बाध्य होना। तो जब आप कभी देखते हैं कि कई वयस्क या कई बड़े वयस्क से ज़्यादा भी जो मिडिल एज के होते हैं, जो अधेड़ आयु के व्यक्ति होते हैं, वो बच्चों के साथ ऐसे खेलों में खेलने लग जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, जो कि उनकी आयु के अनुरूप नहीं होते हैं। जैसे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलना, गुब्बारे उड़ाना या पतंग उड़ाना, या इस तरह की बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो जनरली बच्चे किया करते हैं, यानी कि जो अपनी बाल्यावस्था की ओर लौट आते हैं, ऐसा वो रिग्रेशन प्रोसेस के चलते करते हैं। तो इसमें ये भी दो प्रकार से, इसको भी दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है। एक तो है ईगो रिग्रेशन और एक होता है लिबिडो रिग्रेशन। ईगो रिग्रेशन में दोस्तों क्या होता है
कि व्यक्ति जो है पीछे की ओर बाल्यावस्था की ओर लौटता है और लौट करके बाल्यावस्था की जो इच्छाएं होती हैं, जो प्रेरणाएं होती हैं, जो व्यवहार होते हैं, उनसे अपनी इच्छाएं, प्रेरणाएं और व्यवहारों को अनुकूलन बना लेता है और अपने जो है मानसिक संघर्ष को कम करने का प्रयास करता है। जो मानसिक संघर्ष उसका प्रेजेंट में चल रहा होता है उसको बाल्यावस्था की तरफ मोड़ देता है और उससे अनुकूलन बना लेता है और उस की तरह बनाने के बाद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और अपने मानसिक संघर्ष को कम करता है और मानसिक संतुलन बना लेता है। दूसरा जो रिग्रेशन है, जिसको लिबिडो रिग्रेशन कहा जाता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने यौन यानी कि सेक्स की जो संतुष्टि से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इमोरल होती है, जो अनैतिक होती है, उनको का अनुकूलन जो है बाल्यावस्था की ओर कर लेता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक अधेड़ आयु का या प्रौढ़ या जो है अधिक उम्र का व्यक्ति जो है वो इस तरह के कार्य करने लगता है जो जनरली बच्चे किया करते हैं, जैसे अंगूठा मुंह में चूसते रखना या किसी टॉफ़ी का लगातार मुंह में दबाए रखना। तो ये क्या है, सेक्स की सेटिस्फेक्शन वाली एक्टिविटीज़ में लिबिडो में काउंट किया जाता है। इनको लिबिडो रिग्रेशन कहा जाता है। तो इस तरह वो अपने रिग्रेशन को के प्रोसेस को, डिफेंस मैकेनिज्म की इस रिग्रेशन प्रोसेस को पूरा करता है। तीसरा दोस्तों होता है वो है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है या डिफेंस मैकेनिज्म की जो ये प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति अपने ईगो को किसी भी जो है अप्रिय, कष्टकारी, दमनकारी या जो है अनैतिक, इमोरल जो है इच्छा या व्यवहार के विपरीत जो है दूसरी इच्छाएं, भावनाएं, व्यवहार विकसित करके पूरी करता है और अपने मेंटल कॉम्प्लेक्स को कम करता है और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। इसके भी 2 स्टेप हैं। ये बड़ा लेंथी और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अगर इसको टॉपिक को अच्छे से ध्यान से मेरे वीडियो को सुनोगे तो आपको बड़ा यूज़फुल आएगा। यूज़ का टॉपिक है। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में वो इस तरह की रिएक्शन क्रिया के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया तैयार करता है जिससे वो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है कम कर सके और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखे। इसमें जनरली वो 2 तरह की स्टेप्स को के द्वारा ये प्रक्रिया पूरा करता है। एक में तो क्या होता है, किसी भी अप्रिय जो घटना होती है, क्रियाएं होती हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं, उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसको वो अपने अनकॉन्शियस में ले जाके जो है वो पूरी तरह रिप्रेस्ड हो जाती है। और दूसरा जो स्टेप है उसमें वो उन्हें जो उसके चेतन लेवल पर ले आता है, उनको उन सब जो अप्रिय घटनाएं या व्यवहार या जो इच्छाएं, भावनाएं हैं, उनको कॉन्शियस लेवल पर ले जाता है। यहाँ आप गौर करिएगा, यहाँ दूसरे स्टेप में वो कॉन्शियस लेवल पर ले आता है। जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति जब प्रेम में असफल होता है तो वो अपनी प्रेमिका की बुराई करना प्रारंभ कर देता है। कहता है कि यार चलो ठीक है, पीछा छूटा, हो सकता है इससे कोई बेटर ऑप्शन हमारे लिए तलाश हो। या भ्रष्टाचारी नेता को अगर आप देखोगे तो वो भ्रष्टाचार पर भाषण देता हुआ मिल जाएगा, या कोई चरित्रहीन व्यक्ति चरित्र की बातें करेगा। इसमें हम ये भी कह सकते हैं, जो हमारी पुरानी लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये जो रिएक्शन फॉर्मेशन के जो जो डिफेंस मैकेनिज्म का जो प्रोसेस है, ये इसको जो है वो करता है, पूरी तरह से डिफाइन करता है। इसका जो चौथा जो है प्रकार है वो है रेशनलाइजेशन, या जिसे युक्तिकरण कहते हैं। रेशनलाइजेशन में दोस्तों क्या होता है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है अयुक्ति संगत जो भी विचार होते हैं, अभिप्रेरणाएं होती हैं, उनको युक्ति संगत बनाने का प्रयास करता है। यानी कि जो अयुक्ति संगत होती हैं उनको युक्ति संगत बनाने का प्रयास करता है ताकि उसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दूर हो सके, उसका मेंटल बैलेंस बना रहे। और इसमें बहुत सारे, और इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा, बहुत सालों से पढ़ते आते होंगे आप, कि जैसे अंगूर जो है, लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो कहती है अंगूर नहीं मिले तो क्या हुआ, अंगूर खट्टे थे। तो वो सेटिस्फेक्शन ले आता है, अपने मेंटल कॉम्प्लेक्स को दूर कर लेता है, ऐसा कह करके। या किसी विद्यार्थी को आपने जनरली ये देखा होगा कि वो परीक्षा से में फेल हो जाता है तो जनरली वो ये कहता मिल जाएगा कि यार मेरे फादर ने अगर मुझे टाइम पे बुक ला के देते तो मैं शायद तैयारी सही से करता और मैं शायद अच्छे नंबर लाता और मैं बहुत अच्छे से पास भी होता।
या मैं राइट टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचता, मैं पहुंच नहीं पाया, मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, या मेरे जो है एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा आया था क्वेश्चन पेपर का, तो मैं और अच्छा। तो इस तरह की वो रेशनलाइजेशन या युक्तिकरण की प्रक्रियाएं कहता है। इसमें इसमें भी दो तरह के स्टेप्स हैं। देखो, आपको मैं बिना बोर्ड पर लिखाए पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ इसको, आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, आपके बहुत काम का है। तो जो युक्तिकरण है या जो रेशनलाइजेशन है, इसमें भी दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, और ये डिफेंस मैकेनिज्म में जो है चौथे पॉइंट की दो प्रकार है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये दो प्रकार की होती है, जिसको सावर ग्रेप्स टाइप्स कहते हैं एक तो, और एक होता है स्वीट लेमन टाइप। तो सावर ग्रेप्स टाइप्स प्रक्रिया जो होती है, उसमें व्यक्ति जो है दूसरी वस्तु या व्यक्ति जो भी होता है उसमें दोष ढूंढता है, उसमें ढूंढता है जिसको वो प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की किसी मनपसंद युवती से प्रेम नहीं हो पाता है, शादी नहीं हो पाती है, तो वो ये कहता है कि चलो अच्छा हुआ यार, कोई बात नहीं, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, शायद इससे अच्छा मेरा कोई वेट कर रहा होगा। तो ऐसा कहकर वो अपने आप को संतुष्टि देता है, अपने मानसिक संघर्ष को कम करता है और अपने मेंटल बैलेंस को बनाने का प्रयास करता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। स्वीट लेमन टाइप जो होता है, उसमें इस तरह के रेशनलाइजेशन में या इस तरह के युक्तिकरण में एक व्यक्ति अपनी तुच्छ वस्तु को दूसरों के अच्छी और कीमती वस्तुओं से भी अच्छी बताने का प्रयास करता है और अपने मानसिक संघर्ष को कम करता है और मेंटल बैलेंस को बनाए रखता है। ये इसका चौथा प्रकार है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफेंस मैकेनिज्म का जो प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं हैं, उसमें पांचवा प्रकार। देखिए, आप पॉइंट आप याद रखिएगा और पूरा डिटेल में सुनिएगा, बड़े काम के टॉपिक्स हैं। जो पांचवा प्रकार है वो है रूपांतरण या कन्वर्जन। इसमें व्यक्ति क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म की इस प्रक्रिया में, जब व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा जो अनैतिक है, असामाजिक है और दमित हो जाती है, किंतु बाद में ये दमित इच्छा जो है वो उसके शारीरिक रोगों के लक्षणों के रूप में प्रकट होने लगती है, तो उसको हम रूपांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने कभी कभी देखा होगा कि एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले एक बालक ये भी कह सकता है कि मेरे दस्त हो रहे हैं, मेरे पे अतिसार हो रहा है, या मेरे लूज मोशन हो रहा है, या मेरे पे बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो इस तरह के इस तरह के उसके लक्षण दिखने भी लगते हैं। तो ऐसा कह करके वो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, अपने मानसिक संतुलन को बनाता है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं उसके फायदे की। एक तो होता है कि उसको दया का पात्र बन जाता है, वो एक सहानुभूति उसे मिलती है कि नहीं, अगर वो फेल भी हो जाता है तो कोई नहीं, बच्चा बीमार है, इस वक्त इतनी प्रॉब्लम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बीमार है। छठा जो है प्राथमिक मानसिक मनोरचनाओं के तहत, वो छठा जो है वो सब्लिमेशन कहलाता है, जिसे उदात्तीकरण कहा जाता है। मैं दोस्तों साइकोलॉजी पढ़ाता था, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं साइकोलॉजी वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, आप समझिएगा। मैं दर्शन पर भी आऊँगा, दर्शन शास्त्र के टॉपिक्स भी लेके आऊँगा, लेकिन चूंकि ये साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट पॉइंट, क्योंकि एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म बताऊंगा, तो आज आपको इसका लास्ट बता रहा हूँ, जिसे उदात्तीकरण कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म की इस प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में, सब्लिमेशन में, व्यक्ति अपनी जो दूषित मानसिक मनोरचनाएं होती है, इच्छाएं होती हैं, वो समाज द्वारा स्वीकृत रचनाओं के तहत करने लग जाता है। उसका प्रयास ये रहता है कि जितनी भी उसकी दमित इच्छाएं हैं या जो उसकी भावनाएं हैं, वो समाज द्वारा स्वीकृत रचनात्मक ढांचे के अंतर्गत पूरी हो जाए। तो फ्रायड ने इसका एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और आप इस चीज़ को मानने को बाध्य होंगे कि आपने देखा होगा जब किसी दंपति की संतान बहुत समय तक नहीं होती है तो जनरली वो स्कूल खोल लेते हैं बच्चों का, वो एक अनाथालय खोल लेते हैं, वो एक बाल कल्याण केंद्र खोल लेते हैं, जिसमें वो फिर एक बालक के नहीं बहुत बालकों की सेवा करते हैं और व्यक्तिगत रूप से करते हैं और अपने उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका मेंटल इम्बैलेंस हो रहा था या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा था। और इसका एक और उदाहरण आप देखिएगा, आपने देखा होगा बहुत से कवि श्रृंगार पर लिखते हैं, बहुत से कवि विरह पर लिखते हैं। तो ये सब जो कार्य लोग करते हैं,
ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का प्रयास करते हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। वो सामाजिक ढांचे के तहत, रचनात्मक ढांचे के तहत, मान्य रूप से स्वीकृत जो है उस रूप के तहत वो उसको करना चाहते हैं, और इस प्रकार वो अपने इस डिफेंस मैकेनिज्म को पूरा करते हैं। इस तरह दोस्तों मेरा आज का ये टॉपिक इतना ही है, और ये आप इसको समझिएगा कि बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में नया एपिसोड लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।